भारतीय जनता पार्टी जब देश में पॉपुलैरिटी का ग्राफ उनका बढ़ता रहा तो वो अपना प्रचार करते थे सेल्फ प्रोक्लेमेशन की वी आर अ पार्टी विद अ डिफरेंस। हमारी आइडियोलॉजी कांग्रेस की तरह नहीं है, हम 10 जनपद की तरह, हम उनकी तरह 10 जनपद के चक्कर नहीं लगाते हैं, हमारी एक परिवार के प्रति समर्पण नहीं है। ये पार्टी एक अलग पार्टी है जहाँ पे सिर्फ काबिलियत को, क्षमता को, कलम प्रधान लोगों को बढ़ावा दिया जाता है। लेकिन हाल ही में काफ़ी से ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पे जैसे कांग्रेसियों की चाबी 10 जनपद में है, उसी प्रकार से भाजपा की चाबी केशव कुंज में है। जैसे कांग्रेस का पासवर्ड गांधी फैमिली है, उसी प्रकार से भाजपा का पासवर्ड राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? आज़ादी से पहले हम भारत माता का नारा लगाते थे, वंदे मातरम का नारा लगाते थे और उसके देश के लिए बलिदान हो जाते थे। आज़ादी के बाद कांग्रेस ने कांग्रेसीकरण कर दिया, एक परिवार का करण कर दिया, उसके कारण भारत माता की जय बरकरार हो गई। उस भारत माता की जय को पुनर्जीवित करके और भारत को एक शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने की दिशा के अंदर जो प्रेरणा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दी है, उसके कारण आज देश आगे बढ़ा है। आज देश का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है, देश के आदिवासी क्षेत्रों में देखो तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से लगभग 40,000 सेवा के काम चलते हैं। अगर जो हमारे अनुसूचित बंधुओं के यहाँ देखो तो जितनी झुकी झोंपड़ियां हैं, जितने सेवा बस्तियां, उनके अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से सेवा के काम चलते हैं। चिकित्सा में जागरण की बात है, धर्म में जागरण की बात है, ये सारे काम करने वाली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और हर किसी को लगता है कि ये केवल और भारतीय जनता पार्टी, कोई एक ही काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास नहीं है। इस भारत माता को सर्वशक्तिमान बनाने का दायित्व लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चला है। भारत को सर्वांगीण विकास करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चला है। कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं बना है, इसको समझ लेना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है। वो राजनीतिक दल अपनी प्रेरणा कहीं से प्राप्त करता है तो वो प्रेरणा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्राप्त करता है, परंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ निर्णय के अंदर भागीदार नहीं है। निर्णय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को नहीं करना, भारतीय जनता पार्टी को करना। और भारतीय जनता पार्टी, एक व्यक्ति चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है भारतीय जनता पार्टी में, एक सामान्य सा व्यक्ति हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी जैसा व्यक्ति जिसने सारा जीवन त्याग, तपस्या, बलिदान के साथ जिया, वो हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। यही स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से एक नया दृष्टिकोण दुनिया को मिला है। हम और अपने लिए नहीं, समाज के लिए काम करते हैं। पार्टी देश पहले, पार्टी बाद में, मैं बाद में, ये सिद्धांत लेकर के चले हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है, आपसे भी प्रार्थना है गिरीश जी और मीडिया कर्मियों से भी, कि कहीं उस परिवार के साथ और झंडेवाला की या हमारे दिल्ली केंद्र की उसकी तुलना करना वो अन्याय हो जाएगा। सर, लेकिन संघ के कुछ ऐसे बड़बोले नेता हैं, भाजपा के कुछ ऐसे बड़बोले नेता हैं, विश्व हिंदू परिषद जो आप ही का एक अलायंस है, उनके कुछ ऐसे बड़बोले नेता हैं जो अपने कटु शब्दों से काफ़ी लोगों के हृदय को आघात पहुंचाते हैं। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? फिर दोबारा से मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहूँगा। क्या मोदी जी का विश्व हिंदू परिषद एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनका अपना संविधान है, उनका एक अपना काम करने का तरीका है। ऐसे ही हमारे अलग अलग संगठन हैं, वो अलग अलग प्रकार से काम करते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अपनी विचारधारा के कारण, अपने विचार के कारण अपनी बात को कह रहा है, उसको भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ना ये शायद सर्वथा उचित नहीं है। और उसके कारण बार बार कई बार स्पष्टीकरण भी देते हैं और कई बार स्पष्टीकरण नहीं भी देते हैं। कहीं पर भी राष्ट्रीयता के ऊपर समझौता भारतीय जनता पार्टी न करती है, न करेगी, न करने देगी। भारत माता सर्वश्रेष्ठ है। भारत माता के निर्माण के लिए हमको काम करना है। प्रदेश बाद में, देश पहले, भारत माता पहले, बाद में प्रदेश, बाद में हम, ये और हमारा सिद्धांत है।
उसके अंदर व्यक्ति अगर जे कभी कोई गलत बात कहता है तो वो व्यक्ति उसके लिए जिम्मेवार है। और कई बार एक व्यक्ति के मन में जो बात आई वो दूसरे को उचित नहीं भी लग सकती। अब हर रोज तरह तरह की बातें होती हैं, कुछ मीडिया के सामने आती हैं, कुछ मीडिया के सामने नहीं आती हैं, विभिन्न प्रकार से, और दुनिया के धर्मावलंबी अलग अलग बातें कहते हैं। एक चीज समझने की जरूरत है, हिंदू ये मत नहीं है, हिंदू धर्म है, ये एक जीवन दर्शन है, ये जीवन शैली है। इसलिए हिंदू स्वभाव से सहिष्णु है, उसको कोई कुछ भी कह दे तो वो सहन करता है, क्योंकि वो अलग अलग प्रकार की पूजा पद्धति के साथ, कोई जाए मंदिर तब भी हिंदू है, ना जाए तब भी हिंदू है, माता को माने तब भी हिंदू है, गंगा को माने तब भी हिंदू है, कोई गौ को माने तब भी हिंदू है, ना माने तब भी हिंदू है। वो कोई विशेष पूजा पद्धति, विशेष किताब, विशेष गुरु को मानेगा तो हिंदू है। इसलिए एक वृहद स्वरूप है समाज का। सो उसके अंदर अनेकता में एकता, ये हमारी विशेषता है। उसको लेकर के बहुत सारी चर्चाएं कभी कभी होती हैं। उनको किसी भी तरह से, और किसी पर्टिकुलरली भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या किसी के साथ जोड़ते हुए उसकी नेगेटिविटी को जोड़ना शायद उनके साथ न्याय नहीं होगा। तो हाल ही में एक जॉइंट कमेटी की मीटिंग हुई थी, जहाँ पे पंजाब, हिमाचल के अधिकारी साहब बैठे थे। वहाँ पे उस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ के इंडस्ट्रियल एरियाज़ में विलफुली जहर की खेती उगाई जा रही थी, नशीली दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी। और ये पंजाब की रिपोर्ट में है, जो आपके नोटिस में भी आई एम श्योर होगा। तो हिमाचल प्रदेश, देवभूमि हिमाचल प्रदेश, जो इतनी पावन भूमि है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल पैकेज आया किस पर्पज़ के लिए था, और हो रहा है अधर्म। तो ये क्या, अगर आपकी सरकार वापस स्टेट में पावर में आती है, तो क्या आप सुनिश्चित करेंगे कि ये जो इलीगल ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टेट में हो रही है, ये 100% कंट्रोल हो जाएगी? एक तो इंडस्ट्रियल पैकेज आया, इंडस्ट्रियल पैकेज के कारण भारी मात्रा में रोजगार भी आया। हम ये नहीं कह सकते कि इंडस्ट्रियल पैकेज आया उससे नशे का कारोबार मल्टीप्लाई। हाँ, कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, गलत ढंग से कैफीन बना रहा है, गलत ढंग से नशे की दवाइयाँ बना रहा है, गलत ढंग से उनको बेच रहा है, उसके ऊपर जबरदस्त शिकंजा होना चाहिए। एफेड्रिन की काफी मात्रा पकड़ी गई थी सर। और उसके ऊपर पहली सरकारें भी कार्रवाई करते आई हैं, वर्तमान सरकार भी कार्रवाई कर रहे हैं, परंतु वो कार्रवाई और स्ट्रिंजेंट होनी चाहिए। कानून की इम्प्लीमेंटेशन तेजी से होनी चाहिए। मेरा ये मानना है, हम केवल और ये कह करके कि इंडस्ट्रीज में ड्रग्स तैयार हो रही हैं, हम सारी इंडस्ट्रीज को बदनाम करें, उससे भी हमारा इंडस्ट्रियल एरिया और हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रभाव होता है। बिल्कुल वर्तमान सरकार से भी हम आग्रह करेंगे, और हमारी सरकार बनेगी, हम दावे के साथ कहते हैं कि नशे के कारोबार को पूरी तरह से कर्ब करेंगे, यह हमारा विश्वास है। सर, हाल ही में अनुराग जी के काफ़ी सकुशल प्रयासों से धर्मशाला में भारत और पाकिस्तान का मैच शेड्यूल हुआ था। उसके ऊपर एक्चुअली क्या हुआ? शांता जी उस मैच को लेकर रुष्ट थे। एक तरफ आप ही के पार्टी के युवा नेता, इन्होंने हाल ही में हिमाचल का नाम पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध किया है। सुधीर शर्मा जी जो कांग्रेस के हैं, वो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे मैच के लिए। वीरभद्र जी ने कहा कि फौजियों की अस्पताल को ठेस पहुँच रही है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इतना डाइवर्स ओपिनियंस, आपके पार्टी में ही एक डिफरेंट ओपिनियन था, कांग्रेस के पार्टी में वीरभद्र जी कुछ कह रहे थे, सुधीर शर्मा जी का एक सॉफ्ट कॉर्नर था, शायद वो धर्मशाला से विधायक हैं इसलिए। तो ये एक्चुअली में क्या हुआ था धर्मशाला में जो इंडिया पाकिस्तान मैच स्थगित हुआ था? इसके ऊपर राजनीति हुई है कि वास्तविक? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। एक बात तो कांग्रेस को डिसाइड करना पड़ेगा कि उनकी सरकार हिमाचल में है या नहीं है। अगर जो वो बोलते हैं सुधीर जी का सॉफ्ट कॉर्नर है, तो सुधीर जी तो सबसे पावरफुल मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी के दाहिने बाएं अंग संग रहने वाले, वो सबसे पावरफुल मंत्री हैं। और उसके बाद भारत पाक का मैच नहीं हुआ। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और
वास्तव में हिमाचल प्रदेश के और भविष्य के ऊपर अगर जो किसी ने कुठाराघात किया तो वर्तमान सरकार ने किया। हम सीधा सीधा इनके ऊपर आरोप लगाते। मुख्यमंत्री जी किसी भी हालत में नहीं चाहते थे कि भारत का पाक का मैच हो जाए, हिमाचल की बल्ले बल्ले हो जाए, और जब हिमाचल की बल्ले बल्ले होगी तो कहीं ना कहीं अनुराग ठाकुर की बल्ले बल्ले तो अपने आप ही हो जाएगी। इस बात की पीड़ा, अरे हिमाचल को आगे बढ़ने दो, उसको अनुराग ठाकुर बढ़ाता है या श्री वीरभद्र जी बढ़ाते हैं या श्रीमान शांता कुमार जी बढ़ाते हैं या प्रेम कुमार धूमल जी बढ़ाते हैं, इसकी चिंता छोड़ करके हमको केवल और केवल हिमाचल की चिंता करके करना पड़ेगा। तो ये कोई डिफरेंसेस किसी प्रकार के भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का क्या मतलब? मैच को ऑर्गेनाइज करने वाला क्रिकेट बोर्ड अपना काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है। सरकार ने सुरक्षा मुहैया करानी है, सरकार मुकर गई कि हम सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकते हैं। अरे आपने यहाँ का मैच कलकत्ता में शिफ्ट कर दिया, हिमाचल की खूबसूरत वादियाँ, वो हमारा धौलाधार, वो कांगड़ा की सुंदरता जो सारी दुनिया ने देखनी थी, अगर जे 1000 लोग भारत पाक के मैच को देखते हैं तो बाकी मैच को 100 लोग भी नहीं देखते, जितना क्रेज भारत पाक मैच का होता है। हमने 10 साल हिमाचल को पीछे फेंक दिया। टूरिज्म के मामले में वर्तमान सरकार ने कौन सा कद्दू में तीर मारा है? एक भी काम नहीं किया। आज अगर जो टूरिज्म का विकास हो सकता था, एक हमारे लिए साधन बन गया था और वो प्रभु कृपा से एक साधन बन रहा था, हमने उसको भी अपने हाथ से जाने दिया। और कौन सा कोई वर्तमान सरकार आज भी कौन सा इंटरेस्ट रखती है? HPCA के वो चेयरमैन बन गए, उसके कारण हिमाचल के अंदर इन्वेस्टमेंट आ सकती है, हिमाचल में नए नए स्टेडियम बन सकते हैं, हमारे वर्तमान स्टेडियम का विकास हो सकता है, नए नए मैचेस आ सकते हैं। तो कौन सा कोई प्रोएक्टिव है हिमाचल की सरकार? मेरा ये कहना है कि स्टेट्समैन स्पिरिट के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मैंने एक आर्टिकल लिखा था और किसी अखबार के अंदर छपा था, अरे छोड़ दो मैं और तू को, हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर जो बेरोजगार मर रहा है तो उस बेरोजगार को रोजगार का साधन अगर मिलेगा तो टूरिज्म के माध्यम से मिलेगा। अगर जो हमको क्रिकेट के माध्यम से टूरिज्म आता है तो हम उसका स्वीकार करें, हृदय खोल करके स्वीकार करें। मुझे व्यक्तिगत रूप से क्रिकेट में कोई रुचि नहीं है, मुझे अच्छी भी नहीं लगती है, परंतु अगर हिमाचल में क्रिकेट के कारण टूरिज्म बढ़ता है तो बढ़ना चाहिए ना। अगर जो कल को कोई कुश्ती के कारण बढ़ता है तो बढ़ना चाहिए, कल को अगर जो किसी अच्छी और चीज़ के कारण बढ़ता है तो बढ़ना चाहिए। हम कहीं ना कहीं निजी स्वार्थ से, राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठ करके विचार करके तो देखें, हमको नजर आएगा कि बेहतरीन स्टेडियम बनाने वाला व्यक्ति, उसने एक अपॉर्चुनिटी हिमाचल को दी थी, हमने वो खोई है। बराए मेहरबानी आने वाले समय में ऐसी अपॉर्चुनिटीज को मत खो। सर, आपके कुछ विरोधी आप पे आरोप लगाते हैं कि डॉक्टर राजीव बिंदल 3 से 4 साल पहले पिछली सरकार में जब पावर में भी थे, उससे पहले भी वीरभद्र सिंह जी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, सबसे ज़्यादा उन पर तीखे वार डॉक्टर राजीव बिंदल करते थे और वो भी सबसे ज़्यादा कड़े प्रहार आप पे ही करते थे राजनीतिक मंच पे। वो कौन सी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई, वो कौन सी आयुर्वेदिक घुट्टी पिलाई आपने उन्हें कि ना अब आप उनके बारे में कुछ बोलते हैं ना वो आपके बारे में कुछ ज़्यादा बोलते हैं? मुझे लगता है गिरीश जी, आप मेरे आधा पौना घंटे से इंटरव्यू ले रहे हैं, आपको बड़ा प्रेम झलक रहा है। नहीं, ये तो यानी वर्तमान सरकार पे तो आज मैं मुख्य प्रवक्ता के नाते पिछले 2-2.5 महीने के अंदर अगर जो मेरे से सबसे ज़्यादा कोई परेशान है तो माननीय वीरभद्र जी, और कोई मेरी दुश्मनी थोड़ी लगी है उनके साथ, परंतु अगर जो प्रदेश के अहित के अंदर कोई बात होगी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मेरा दायित्व है। आज हमारे ऊपर मुकदमे बने हुए, 10-10 वकील स्पेशल आकर के खड़े होते हैं। वीरभद्र जी ने स्पेशल रिटायर्ड लोगों को पैसे दे दे के मेरे खिलाफ वकील खड़े कर रखे हैं। हर महीने पेशियां भुगतने के लिए जाता हूँ, उनका बस चले तो पिछले कल नहीं, आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं पर एक चीज़ निश्चित, अगर जो प्रदेश के विकास के लिए मुख्यमंत्री कुछ करेंगे तो हम उनके साथ खड़े होंगे। पर दुर्भाग्य की बात है कि 3.5 साल के अंदर एक भी ऐसा फैसला जिसको उन्होंने राजनीति से हट करके केवल प्रदेश के हित में लिया हो, हम उनका स्वागत करते हैं।
कौन सा ऐसा फैसला है? आप चर्चा कर रहे थे गेम्स की, स्पोर्ट्स बिल को लेकर, स्पोर्ट्स बिल को लेकर के राज्यपाल जी पे कह रहे हैं कि राज्यपाल जी साइन करके स्पोर्ट्स बिल, अरे लाने का मतलब क्या है? एक बार पहले टर्न डाउन हो चुका है। आप और जो खेलने वाले युवा हैं उनको अपने शिकंजे में करना चाहते हैं। आपने कौन सी ऐसी चीज की है जिसके कारण आपका और हम समर्थन करें या हम आपसे वार्ता करें? तो मीडिया और सब कुछ देखता है, मीडिया की आंख नाक खुलें और मीडिया के माध्यम से जनता को भी सब पता है। हम अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी तरह करते हैं। मुख्यमंत्री जी जब सिरमौर में आते हैं तो केवल और केवल हमला हमारे ऊपर ही होता है, और यहाँ से भी वो जनहित के मुद्दों के ऊपर खरी खोटी सुन करके जाते हैं। हिमाचल में करीब डॉक्टर साहब 3000 जड़ी बूटियाँ होती हैं, जिसमें से 500 से 700 जड़ी बूटियाँ की औषधियाँ हिमाचल में तैयार होती हैं, बाहर के प्रदेशों में भी जाती हैं। इन जड़ी बूटियों के दोहन से आवाम को कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि अनसाइंटिफिक तरीके से इनका एक्सट्रैक्शन होता है। इज इट अ ट्रू और इज इट एब्सोल्युटली अ फॉल्स स्टेटमेंट? हिमाचल प्रदेश जड़ी बूटियों का घर है, इसमें कोई दो राय नहीं। हिमाचल प्रदेश के अंदर 3000 फीट की हाइट से लेकर के 13000 फीट की हाइट तक जड़ी बूटियों को उगाने का क्रम किया जा सकता है। यानी दुनिया के अंदर पाए जाने वाली सभी प्रकार की जड़ी बूटियाँ हमारे डिफरेंट अल्टीट्यूड के ऊपर पैदा की जा सकती हैं। जो नेचुरल वे में पैदा होने वाली हैं उनकी एक सीमा है, उनका जब हम दोहन करते हैं तो वो हमारे लिए वहाँ पर सीड भी बकाया नहीं रहता है। तो ऐसे में बहुत बड़ी मात्रा में हमारे को कमर्शियल रूप में जड़ी बूटियों का और लगाने का क्रम करना चाहिए। उससे हमारे किसान को अल्टरनेट क्रॉप भी मिलेगी और दुनिया को हिमालय के अंदर पैदा होने वाली जड़ी बूटियाँ मिलेंगी। ऐसा शास्त्रों में चरक में कहा है कि हिमालय की जो औषधि है वो दुनिया में श्रेष्ठ है। इसलिए आपकी बात से मैं सहमत हूँ, हमको बड़ी मात्रा में और इस पे काम करने की आवश्यकता है। सर, आप पिछली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे, तो डज हिमाचल हैव एनी आयुर्वेद पॉलिसी? क्या हमारे पास कोई आयुर्वेद पॉलिसी है? अगर है तो क्या इज इट वर्किंग इन अ प्रॉपर डायरेक्शन? अगर नहीं है तो आपने अपने समय में क्यों नहीं उसका ड्राफ्टिंग किया? हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद के प्रति बहुत सजग है। हिमाचल प्रदेश के लोग आयुर्वेदिक औषधियों के प्रति बहुत उनका रुझान है, और जब मुझे इस विभाग को चलाने का सुअवसर मिला, हमने आयुर्वेद में बहुत सारे क्रांतिकारी कदम उठाए। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति सैद्धांतिक चिकित्सा पद्धति है और सैद्धांतिक चिकित्सा पद्धति के नाते उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। हमने 27 चिकित्सालयों को पंचकर्म चिकित्सालय के रूप में विकसित किया। ये पहला अवसर था जब पंचकर्म षटकर्म चिकित्सा यानी शोधन चिकित्सा और उसके माध्यम से इलाज शुरू हुआ, और हिमाचल इस दिशा के अंदर बहुत तेजी से आगे बढ़ा। आयुर्वेद, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ, आयुर्वेदिक शिक्षण संस्थान, हमारा जो आयुर्वेदिक कॉलेज है उसके अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन है, रिसर्च है, इन सब चीज़ों को बहुत तेज गति से आगे हमने बढ़ाया। आयुर्वेदिक चिकित्सकों को जहां आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी में लगाने के साथ साथ प्राइमरी हेल्थ सेंटरों के अंदर भी आयुर्वेदिक चिकित्सकों को भेजा, जहां पर MBBS लोग नहीं जाते हैं। इसके साथ ही मैं केवल एक उदाहरण देता हूं और उसी से आपको कल्पना हो जाएगी। हमारा आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियों में OPD का एनुअल डाटा, जब 2012 का डाटा इकट्ठा किया गया तो 52 लाख पेशेंट एक साल के अंदर आयुर्वेदिक OPDs के अंदर गए, और आज वर्तमान सरकार के दौरान ये लगभग 28 और 30 लाख के ऊपर OPD की संख्या सिमट गई। अर्थात कहीं ना कहीं हम तेजी से इस दिशा में आगे बढ़े थे, परंतु बहुत कुछ इसमें करना शेष है। उस दिशा के अंदर हमको आगे बढ़ना चाहिए।
सर, आपके आम आदमी पार्टी में आपके पार्टी के एक पूर्व नेता राजन सुशांत, उस पार्टी की जो कार्यकारिणी है उसको भंग कर दिया गया है। तो कांगड़े के किले को मजबूत करने के लिए क्या आप उनको वापस अपनी पार्टी में लेना चाहेंगे? क्या पार्टी ऐसा निर्णय ले सकती है? अगर वो आम आदमी पार्टी में हजम नहीं हो रहे हैं तो हमारे यहाँ आकर के क्या करेंगे? सर, हिमाचल प्रदेश को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मिल सकती थी आयुर्वेदिक एक्सट्रैक्शन, जैसे प्रीवियस ने प्रश्न किया था। अगर एक साइंटिफिक तरीके से हर्ब्स का एक्सट्रैक्शन होता तो रेवेन्यू भी बढ़ता स्टेट का। आपने प्रयास किए, हमने वो जाना भी, और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के एक्सट्रैक्शन से हमको रोजगार नहीं मिलेगा। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का एक्सट्रैक्शन सदियों से होता आ रहा है। अगर हम देखें, चाहे वो कुठ की बात हो, चाहे वो बनफशा की बात हो, चाहे वो अन्य द्रव्यों की बात हो, उनका एक्सट्रैक्शन हो रहा है, परंतु वो कोई बहुत अच्छा इकोनॉमिक सोर्स हमारे लिए नहीं है। मैंने जैसा पहले भी कहा कि हमको इसको कमर्शियल ग्रोइंग करना पड़ेगा। हमारी सरकार ने इस दिशा के अंदर बहुत बड़ा जंप लिया था हमने, और सबसे पहली ज़रूरत है किसी भी जड़ी बूटी को उगाने के साथ उसके लिए मार्केट ढूंढना, और मार्केट में उसका दाम मिलना। उसके लिए पतंजलि आयुर्वेद के साथ एग्रीमेंट हुआ, हमारी 15 जड़ी बूटियों को खरीदने का फैसला हुआ, उसके साथ रेट निर्धारित हुए, और पतंजलि आयुर्वेद ने हिमाचल प्रदेश में जगह जगह जड़ी बूटियाँ उगाने के लिए ट्रेनिंग देने का फैसला किया। सोलन में एक ट्रेनिंग सेंटर खोलने का निर्णय हुआ और वहाँ पर काम शुरू हो गया। वो काम शुरू होने के बाद हमने इस दिशा के अंदर तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू किया। हमारी सरकार चली गई, वर्तमान सरकार आई, उन्होंने एग्रीमेंट को भंग कर दिया। जहाँ ट्रेनिंग सेंटर था उसको ताले लगा दिए, उसके ऊपर गेट लगा करके बंद कर दिया। किसी भी व्यक्ति को उसकी क्रॉप बदलने के लिए उसको ट्रेनिंग चाहिए, ट्रेनिंग के साथ सीड चाहिए, सीड के साथ उनको प्रोड्यूस होने वाले जो जड़ी बूटी है या जो भी मटेरियल प्रोड्यूस होता है उसकी मार्केट चाहिए और मार्केट का दाम चाहिए। हम वो सारी चीज़ें इंश्योर कर रहे थे और उस इंश्योर्ड वे में आगे बढ़ाने का प्रयास आज भी करना पड़ेगा, कल भी करना पड़ेगा। एक क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के अंदर जड़ी बूटी उत्पादन हिमाचल के लिए बेहतरीन रास्ता हो सकता है। क्या नरेंद्र मोदी नाम का ब्रांड भाजपा से भी बड़ा हो चुका है? इज नरेंद्र मोदी लार्जर देन बीजेपी ऑल्सो? कोई भी व्यक्ति जब किसी संस्था को हेड करता है, संस्था या तो उसके नाम का लाभ उठाती है या वो संस्था के नाम का लाभ उठाती है। भारतीय जनता पार्टी में इसके और संस्थापन से लेकर के आज तक अगर जब हम देखें तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनकी जोड़ी ने जिस प्रकार से देश के अंदर भारतीय जनसंघ को खड़ा किया, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी की जोड़ी ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ा करके देश के अंदर सत्तासीन किया, और उसके बाद आज श्री नरेंद्र भाई मोदी और श्री अमित शाह, इनकी जोड़ी भारतीय जनता पार्टी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ख्याति बनाने के लिए लगी। ये हमारा एक क्रम है, जिस क्रम के अंदर हर कोई अपनी ताकत की आहुति भारतीय जनता पार्टी और इस देश के विकास के लिए समर्पित करता है। आज मोदी जी के रूप में हमारे पास एक विश्वविख्यात नेता है, और जब हमारे पास एक विश्वविख्यात नेता है, स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी उनके नाम के साथ अपने आप को जोड़ करके आगे बढ़ने का प्रयास करती है, परंतु कहीं पर भी स्वार्थ का लेश मात्र दिखाई नहीं देता। पूरा संगठन इंडिपेंडेंटली अपने काम का संचालन करता है। हमारे अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, हमारे प्रदेशों का यूनिट केवल मार्गदर्शन और एनर्जी, जिसको कहते हैं पावर हाउस, से प्राप्त करते हैं और अपने अपनी दिशा में अपने अपने प्रकार से उस कार्य के संचालन के लिए लगते हैं। इसलिए ये कहना कि
वो भारतीय जनता पार्टी से बड़ा ब्रांड हो गया है। भारतीय जनता पार्टी उनके नाम का उपयोग करती हुई अपने आप को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। सर, शांता जी सक्रिय राजनीति में शायद दिलचस्पी नहीं रखते हैं, उनका आशीर्वाद और उनकी मार्गदर्शिता आपको मिलती है। नड्डा जी के बारे में हमें आपके पार्टी के कुछ सीनियर नेताओं से या कुछ मीडिया के अपने मित्रों से पता लगा है कि शायद उनको सिक्किम के गवर्नर के लिए प्रस्तावित किया जा रहा है। प्रेम कुमार धूमल जी के सबसे विश्वसनीय, सबसे निजी और उनके हनुमान आप कहे जाते हैं। तो क्या भविष्य में कभी ऐसा होगा कि डॉक्टर राजीव बिंदल जी के लिए डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी खुली? एक तो मेरा आपसे भी आग्रह है और आपके माध्यम से मीडिया से भी कि भारतीय जनता पार्टी गैलेक्सी ऑफ लीडर्स की पार्टी है और ये सब लोग एक दूसरे की ताकत है। और जहाँ तक रही बात डॉक्टर राजीव बिंदल की, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। ना तो मैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के काबिल हूँ, ना ही मैंने कभी ऐसा विचार किया और ना ही शायद जीवन के किसी क्षण में इस प्रकार का विचार मेरे मन में आएगा। मुझे तो और संगठन का कोई भी छोटा सा दायित्व मिलेगा, मैं संगठन को बढ़ाने के लिए प्रयास करूंगा। अलबत्ता भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और उसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो और सिरमौर जिला और नाहन विधानसभा क्षेत्र उस विकास के अंदर बड़ी तेज गति से आगे बढ़े, इतनी एक मंशा लेकर के मैं और आगे बढ़ रहा। सर, जिस प्रकार से कांग्रेस में श्री आनंद शर्मा जी ने हिमाचल का नेतृत्व किया कांग्रेस की सरकार में, आज श्री जेपी नड्डा जी कर रहे हैं, तो क्या कभी भविष्य में डॉक्टर राजीव बिंदल भी राज्यसभा के थ्रू जाके हिमाचल के विकास के लिए हिमाचल को चहुमुखी साधन? मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम किसी चीज़ पर विचार कर रहे हैं। मैं विधायक हूं और अपने विधानसभा क्षेत्र में छोटा मोटा काम कर रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं और आदरणीय नड्डा जी राष्ट्रीय राजनीति के और एक अच्छे स्थान के ऊपर हैं। ऐसे हिमाचल प्रदेश से माननीय प्रेम कुमार धूमल जी, माननीय जेपी नड्डा जी, माननीय शांता कुमार जी, श्री अनुराग ठाकुर जी एक अच्छी ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचने वाले व्यक्तित्व हैं और हिमाचल जैसे छोटे राज्य ने देश को बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन राजनीतिक क्षेत्र के अंदर दिया है। हम इनके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। सर, अनुराग ठाकुर जी भी मोदी जी की तरह एक बहुत बड़े ब्रांड बन गए हैं हिमाचल में भी, और क्रिकेट के लिए तो ही इज अ बिग नेम नाउ। क्या तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, हमारा एक युवा और ऐसा प्रॉमिसिंग व्यक्ति जिसकी आयु अभी कुछ भी नहीं है और वो बीसीसीआई का ऑल इंडिया चेयरमैन बन गया। हिमाचल जैसी छोटी सी स्थान जहाँ क्रिकेट के मैदान भी कहीं देखने को नहीं मिलते हैं, वहाँ से तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास एक ऐसी लीडरशिप खड़ी हो रही है कि हिमाचल के अंदर और हिमाचल से देश का नेतृत्व मिल रहा है, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है और हम उनके अच्छे भविष्य। क्या आपको लगता है कि अनुराग जी एक सुपुत्र की परिभाषा में खरे उतरे हैं? मैं तो ये कहूँगा कि सुपुत्र के नाते नहीं, हिमाचल प्रदेश के बेहतरीन पुत्र के नाते उन्होंने अपना दायित्व निर्वहन किया है। जहां वो एक सांसद के नाते अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर बेहतरीन काम किया है, वही संसद से बाहर निकल करके हिमाचल प्रदेश का कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहां पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, सामान्य व्यक्ति और युवाओं के अधिकार की लड़ाई न लड़ी। कश्मीर के लाल चौक के ऊपर जाकर के और भारत और कश्मीर की आज़ादी को जिंदा रखने के लिए जिस व्यक्ति ने एक महान मुहिम चलाई हो, जिसने और असम के अंदर जाकर के युवा मोर्चा का संघर्ष खड़ा किया हो और तीन बीघा के मामले को लेकर के बांग्लादेश के अंदर संघर्ष किया हो, छोटी सी आयु के अंदर इतने सारे आंदोलन खड़े करने वाला व्यक्ति, हिमाचल के और पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा, वो अनुराग ठाकुर सही अर्थों में हिमाचल का एक बेहतरीन पुत्र सुपुत्र है, ऐसा मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। लेकिन हमारा स्पेसिफिक प्रश्न ये था सर कि राजनीतिक मंच पे भी जितने भी
विघ्न, जितने भी रोड़े उनके पिताजी के रास्ते में आ रहे थे या कुछ लोगों की महत्वाकांक्षाएं जाग रही थी, अनुराग जी के कद ने उन सबको भी साफ कर दिया। क्या ये सच है? देखिए साहब, ऐसा है, अगर राजनीति के अंदर हम केवल और विरोध की राजनीति करना चाहेंगे, जैसा आदरणीय मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी कर रहे हैं, तो वो रोड़े अटकाते रहें। समाज स्वयं देख रहा है किस प्रकार से और हिमाचल प्रदेश का विकास उसके कारण प्रभावित हुआ है। उनकी पूरी ताकत विरोध में लगी है। उनकी ताकत चाहे धूमल जी के विरोध में लगे, अनुराग जी के विरोध में लगे, हमारे ऊपर केस बनाने में लगे, हमारे ठाकुर महेंद्र सिंह जी पर केस बनाने में लगे, बाकी विधायकों पर केस बनाने में लगे, या फिर हमारे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए पंचायत प्रधानों को सस्पेंड करने में लगे। ये सारा विजिलेंस का जो क्रम उनके माध्यम से चला है, ये कोई अच्छी परंपरा नहीं है। मैं साधुवाद देना चाहूँगा आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी को। उन्होंने पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दी है कि हम इस क्रम को बंद करके एक नया इतिहास रचने की सोच रहे हैं। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने तो ये जो और विच हंटिंग का मामला है, इसको समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हमें आगे बढ़ना चाहिए।